हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के यूनिट 3, जो कि हमारा है रासायनिक बलगतिकी, जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अभिक्रिया वेग की इकाई। कोई भी जो हम लोग अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं तो इस अभिक्रिया की वेग की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया। किसी भी अभिक्रिया की कोटि को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कब कहते हैं? जब हमारा m प्लस एन का मान कितना हो? 1 हो। m प्लस एन का मान अगर 1 है तो कैसी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और इसके लिए अगर हम लोग वेग स्थिरांक का बात करें तो इसका वेग स्थिरांक होता है पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। कोई भी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कब होती है? जब m प्लस एन का मान कितना हो? 2 हो। और अगर हम लोग बात करें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की, तो वो हमारा हो जाएगा मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला हमारा है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया कब होगी? जब m प्लस एन का मान कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो जब हमारा m प्लस एन का मान जब हमारा m प्लस एन का मान 3 हो तो वो कैसी कोटि की अभिक्रिया है? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो होता है मोल पर स्क्वायर लीटर पर सेकेंड। तो बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए यहाँ पर लीटर पर भी क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जब अभिक्रिया की कोटि तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो तो मोल पर रहेगा -2, एल पर रहेगा स्क्वायर और सेकेंड पर रहेगा -1। तो ऑप्शन में यहाँ पर मोल पर -2 है, एल पर स्क्वायर है और सेकेंड पर यहाँ पर -1 लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो हमारा जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, हमारी जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक क्या होता है? मोल पर स्क्वायर एल स्क्वायर पर सेकेंड। और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि जब हमारी क्या हो? शून्य हो। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय जो रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय, इसमें जो अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कैसी कोटि की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जस्ट 1 सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। तो अगर हम लोग बात करें तो रेडियो एक्टिव क्षय यानी कि जो हमारा रेडियो सक्रिय क्षय है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। कैसा ऑर्डर रिएक्शन होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है रेडियो सक्रिय विघटन। अभी हम लोगों ने क्षय को देखा और क्षय का ही दूसरा रूप जो होता है वो होता है विघटन। तो रेडियो सक्रिय विघटन भी कैसी अभिक्रिया है? फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि प्रथम कोटि। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किस अभिक्रिया का दर और दर स्थिरांक का मात्रक समान होता है? यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो अभिक्रिया का दर है और जो दर स्थिरांक, दोनों का मात्रक कब समान होगा? तो ये दोनों का मात्रक तभी समान होता है जब अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया हो। किस कोटि की अभिक्रिया हो? शून्य कोटि की अभिक्रिया।
तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक 2 × 10⁻20 मिनट है, इसकी अर्ध आयु क्या है। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला को लगाएंगे, अर्ध आयु के फॉर्मूला को, तो अर्ध आयु के फॉर्मूला को निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 34.65। इसको आप न्यूमेरिकल के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारा, समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ स्थिर रहती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ अनियमित रहती है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो कोई भी जो अभिक्रिया की दर है, कोई भी जो अभिक्रिया की दर है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर है वो समय के साथ घटती है। यानी कि जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे अभिक्रिया की दर क्या होगी, घटेगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हमें पूछा जा रहा है वेग स्थिरांक की इकाई। वेग स्थिरांक की इकाई पूछा जा रहा है और हमें दिया क्या गया है, तो KH2NO। और अगर हम लोग इसमें वेग स्थिरांक की इकाई को देखें तो सबसे पहले तो यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 1 है, तो m+n का मान 2 हो जाएगा और m+n का मान 2 यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और उसके लिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विपरमाणुविक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जो कि द्विपरमाणुविक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन NH3NO2 नहीं होगा, 2HiH2+I2 ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो H2+I2 ये कैसी परमाणुविक है, द्विपरमाणुविक है, तो ऑप्शन हमारा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हमारा होने वाला है 13। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेग KHI का एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो KHI है ये किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो हमारा है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती। अभिक्रिया की आणविकता क्या नहीं हो सकती, तो अगर हम लोग बात करें तो कभी भी किसी भी अभिक्रिया की जो आणविकता का मान है वो हमारा 0 नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि तो 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी किसी भी अभिक्रिया की जो आणविकता है वो 0 नहीं हो सकती है। यानी ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, KH2O2 का एक उदाहरण है। यानी वेग जो है H2O2 ये किसका हमारा उदाहरण है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये किस कोटि की अभिक्रिया लग रही है हमारी, देखने से ही पता चल रहा है ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्प्रेरक के कारण क्या बदल जाता है। यानी किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के कारण क्या बदल जाता है। तो याद रखिएगा कि अलग अलग उत्प्रेरक का जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है सक्रियण ऊर्जा पर। किस पर पड़ता है, सक्रियण ऊर्जा पर। तो सक्रियण ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है किसका, उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक के कारण क्या बदलेगा हमारा, सक्रियण ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, यहाँ पर हमें वेग में घात दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा KSO2Cl2 का घात 1 है। तो 1 घात दे दिया है तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला हमारा है KNS3। अगर हम लोग इसके घात की बात करें तो NH3 में घात कितना है, 1 है। और अगर घात 1 है तो कैसी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया का वेग जो है, वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्भर करता है ताप पर। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। किसी भी अभिक्रिया में अगर ताप में परिवर्तन करेंगे तो उस अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर। अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, जो वेग स्थिरांक है वो किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, यानी कि टेम्परेचर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। ए जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की है और बी जो है वो द्वितीय कोटि की है। ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों की सांद्रता अगर हम लोग दुगनी कर रहे हैं, ए की भी दुगनी कर रहे हैं और बी की भी दुगनी कर रहे हैं, हम ए की भी दोगुनी कर रहे हैं और बी की भी दोगुनी कर रहे हैं, तो इस स्थिति में जो अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा जो ऐसी स्थिति में जो हमारा वेग होगा वो 8 गुनी वृद्धि होगी। कितनी गुनी वृद्धि होगी, 8 गुनी वृद्धि होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सांद्रताओं को दुगना कर रहे हैं, ए और बी दोनों की सांद्रताओं को दुगना कर रहे हैं, इसीलिए 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 8। तो वेग कितनी गुनी हो जाएगी हमारी, 8 गुनी बढ़ जाएगी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने यूनिट 3 के 20 इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव को देखा है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।